हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग बात करेंगे यूएसए द्वारा फार्मा सेक्टर पर लगाई गई टैरिफ के बारे में। क्योंकि आज डेट है 1 अक्टूबर 2025। आज से 100% फार्मास्यूट फार्मा सेक्टर पर 100% यूएसए के द्वारा टैरिफ लगा दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं, बेसिकली बात इसी चीज़ पर होगी, लेकिन हम यूएसए और इंडिया के बीच में चल रही आनाकानी की भी बात करेंगे। आखिर ये क्यों चल रही है तथा ये क्या कारण है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। तथा तो सबसे पहला कारण देखिए, यूएसए क्या देता है कि आप जो यूएसए को यूएसए यूएसए से यूएसए कारण देता है कि आप जो रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, तो वह रुपए जो आप उनको देते हैं, तो वह रुपए इसका यूज वह यूक्रेन वार में करता है, जिससे यूक्रेन की काफ़ी जनता मारी जा रही है, हताहत हो रही है, मानवाधिकारों का हनन है, ऐसे गंभीर आरोप वह लगाता है भारत के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा कारण क्या रहा कि भारत को उसने ऑफर दिया कि आप हमसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन खरीदिए, भारत ने खरीदने से मना कर दिया। तीसरा कारण क्या रहा कि उसने कहा कि आप हमसे क्रूड ऑयल खरीदिए, तो भारत ने क्रूड ऑयल खैर इस चीज़ पर भारत राजी हुआ और उसने क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। पिछले 1 साल से लगभग भारत यूएसए से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। हाँ, उसके पास क्रूड ऑयल है। बात ये है कि यूएसए के पास क्रूड ऑयल कहाँ से आया? यूएसए के पास क्रूड ऑयल है, उसने बड़े-बड़े रिज़र्व बना रखे हैं, जहाँ पर उसने अपने तेल को भंडारण करके रखा हुआ है। क्योंकि अब दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि प्रदूषण मुक्त दुनिया सब कोई चाहती है। जैसे भारत ने भी अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 48% कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, 2070 तक ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर हम लोग भी चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम ये सब गोल हैं, इनको हमको अचीवमेंट इनको पूरा भी करना है, अचीव भी करना है। तो फिर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो इन सब चीज़ों की बात में ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें बात हो गई। आखिर क्या कारण हुए कि भारत पर टैरिफ बढ़ाए गए? तो सबसे पहले उसने 25% टैरिफ लगाया, जो एड वलोरम टैरिफ था, जो कि ये टैरिफ कुछ विशेष चीज़ों पर लगाया जाता है, जिसे हम एड वलोरम टैरिफ कहते हैं। टैरिफ के कई टाइप होते हैं, खैर उनकी बात हम करेंगे जब कभी चर्चा समय मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं, टैरिफ के बारे में नहीं बात करेंगे कि टैरिफ कितने टाइप के होते हैं। हम एड वलोरम टैरिफ लगाया गया 25% था, फिर उसको बढ़ा करके 50% किया गया 1 जुलाई से, और ये लागू कर दिया गया कि और फिर इसके बाद में बात आई H-1B वीज़ा की। H-1B वीज़ा भी उन लोगों ने इसकी जो कीमत थी उसको भी बढ़ा दिया। फिर इसके बाद में हमारा फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल को भी उन्होंने तोड़ना चाहा। फिर इसके बाद में हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है, क्योंकि भारत जिन-जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, उन सभी चीज़ों पर उन्होंने टैरिफ लगाया और भारत को कुल मिलाकर के तोड़ना चाहा। भारत नहीं झुका, वो कहते हैं ना, पुष्पराज झुकेगा नहीं, उस डायलॉग है। तो खैर वो भारत पर अच्छी तरीके से लागू होता है, क्योंकि भारत ने अप जहाँ से हमें यार सस्ता पड़ेगा, ईज़ी आसान रहेगा, हम वहाँ से परचेज़ करेंगे ना, तुमसे क्यों परचेज़ करें? बात ये रही। तो उसने भारत पर कई तरीके से तोड़ना चाहा, भारत की फार्मास्यूटिकल पर तोड़ना चाहा, भारत के जो रेमिटेंस आता है, क्योंकि रेमिटेंस किसी देश की बहुत बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जिसके पास जितना ज़्यादा रेमिटेंस होता है ना, उसको उतना ज़्यादा लोन भी लेना है, जैसे वर्ल्ड बैंक से, तो आपको देखा जाएगा रेमिटेंस अगर आपके पास बहुत अधिक है ना, यदि आपके बैंक में आप खुद सोचिए, अगर आपके पास आपके एक अकाउंट में सपोज़ 2 करोड़ रुपए जमा है, आप बैंक से लोन लेने जाएँगे ना, अगर आप 5 करोड़ की माँग करते हैं, आसानी से दे दिया जाएगा। वहीं आपके पास जब कुछ है भी नहीं और आप स्कोर कार्ड देखेंगे है ही नहीं अच्छा, तो आप लोन लेने जाएँगे तो 1 लाख रुपए भी नहीं मिलेगा आपको लोन। बात ये होती है, मिलने को खैर मिलेगा, तो आपको कुछ रखना पड़ेगा उसमें गिरवी, ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो रेमिटेंस भारत को आता था, उसको भी तोड़ना चाहे H-1B वीज़ा के थ्रू, कि जितने लोग जाते हैं ना आ पाएँ। और खैर उनका एक और टॉपिक है कि वो अपने, क्योंकि अभी उनके राष्ट्र की रिपोर्ट है कि, रुकिएगा, हाँ, उनकी एक रिपोर्ट है कि उन्होंने ये चीज़ रखा है ना कि क्योंकि उनके जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग अपने युवाओं को भी रोज़गार देना चाहते हैं। बात ये है, क्योंकि उन्होंने कोई रिसर्च है, उसकी रिपोर्ट है शायद, अगर होगी मेरे पास तो मैं बताता हूँ। तो उसमें 8% उनके जो युवा हैं बेरोज़गार रह रहे हैं। बताइए, इतने विकसित देशों में ना 8% बहुत बड़ी बात होती है। भारत में 50% भी चलेगा कि यहाँ पर बेरोज़गार हैं, चलेगा, सब कुछ है। लेकिन वो विकसित देश में ना थोड़ी-सी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रेशियो बहुत बड़ा हो जाता है, तथा बड़े स्तर पर कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह या उनके अलग से सोर्सेस या सिफारिशें चलने लगती हैं, मतलब कि कुछ अलग से चीज़ें होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें रहें।
अब हम कुछ चीज़ें आंकड़े देखते हैं कि भारत किससे कितना क्रूड ऑयल परचेज करता है। तो क्योंकि ये काफ़ी सारे बातें रहती हैं क्रूड ऑयल परचेज करने की। क्रूड ऑयल देखिए सबसे ज़्यादा आज भी भारत 35% इराक यूएसए से परचेज करता है। इसके बाद में करीब 33% 33 हाँ करीब 33% हम लोग इराक से परचेज करते हैं। फिर सऊदी अरब से परचेज करते हैं। सऊदी अरब के बाद में हम फिर उससे क्या बोलते हैं यूएई से परचेज करते हैं। यूएई के बाद में हम अमेरिका से, हाँ हम लोगों ने अमेरिका से परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग परचेज करने, इन सब देशों से हम लोग परचेज करते हैं क्रूड ऑयल। तो हमको जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से परचेज करेंगे। फिर एक सिपरी की रिपोर्ट है कि हम लोग सिपरी के अनुसार जो डिफेंस इक्विपमेंट है उन पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। एक रिपोर्ट है 2010 से 2014 की, सिपरी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें ये है कि 75% उस समय हम लोग जो इक्विपमेंट खरीदते थे वो रसिया से, मेड इन रसिया हुआ करते थे, रसिया से खरीदते थे। फिर 13% और 13% यूएसए से हुआ करते थे, 4% इजराइल से, 1% फ्रांस से हुआ करता है। और जो 2020 से 24 की रिपोर्ट है उसके अनुसार देखिए सिपरी की रिपोर्ट क्या कहती है। सिपरी एक ऐसी संस्था है जो डिफेंस के मामले में अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जो समय समय पर किसी देश पे कितना मतलब कि डिफेंस की चीज़ें खरीदी गई हैं, लेने गई हैं, सब चीज़ों का लेखा जोखा रखती है। कौन कितने परमाणु बम बना लिया है, ये समय समय पर डिफेंस के मामले में कुल मिलाकर के अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती है। ठीक है, तो 2020 से 2024 के जो आंकड़े हैं उसमें 36% रूस से हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट कम, रूस से इक्विपमेंट कम किए हैं मंगाना। खैर वो हमारा अच्छा पार्टनर रहा है, शुरू से हमारा साथ देता रहा है। तो उससे हम 36% इम्पोर्ट करते हैं और 33% फ्रांस से हम लोगों ने बहुत बढ़ाया है। फ्रांस से बहुत सारी चीज़ें हम लोग परचेज करते हैं, केवल राफेल ही नहीं परचेज करते हैं। ठीक है, तो 33% फ्रांस से, 13% इजराइल से, 10% यूएसए से और 3% ब्रिटेन से परचेज करते हैं। भारत ने 2024 में 18% सामान यूएसए को निर्यात किया, जो कि लगभग 80 अरब डॉलर का था। आप समझ सकते हैं। और भारत किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मतलब कि एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। सबसे ज़्यादा ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल्स, टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, और फिर इसके बाद में प्रीसियस स्टोन को भेजता है। फिर इसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजता है। फिर इसके बाद में वो क्या बोलते हैं गोल्ड वगैरह, गोल्ड ज्वेलरी बेचता है। ये सब चीज़ों को भारत एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा वही है कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम, कोल और डायमंड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ आंकड़े। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल की बात में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल पर बात क्या है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 से ये टैरिफ 100% लगा दिया गया है फार्मास्यूटिकल पर। और इसमें कुछ चीज़ों को मतलब कि रियायत दी गई है। रियायत कैसी रियायत दी गई है कि यदि आप लोग वहाँ पर कंपनी लगा चुके हैं, यदि वहाँ पर किसी कंपनी से आप लोगों की बात चल रही है लगाने की, तो उन पर ये टैरिफ नहीं लागू होगा। मतलब कि जिसका कारखाना खुल गया है, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस पर ये टैरिफ नहीं लगेगा 100%। और यदि किसी कंपनी से आप लोगों की बात चल रही थी और मतलब कि वहाँ पर कंपनी खोलने के लिए, तो उन पर भी ये टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अब जो यहाँ से बनकर की दवाइयाँ उनके देश में जाएंगी तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा, जिससे कि ये उन पर है कि जो सबसे ज़्यादा अभी जेनरिक मेडिसिन पर नहीं लगाया गया, क्योंकि भारत जेनरिक मेडिसिन का इस टाइम पे पितामह है, एक तरह की विश्व गुरु है। क्योंकि भारत दुनिया का, इसकी बात हम खैर आगे करेंगे, तो क्या करते हैं, उसने इतना परसेंट टैरिफ लगा दिया है, तो कुछ चीज़ों को इन्होंने रियायत दी है। तो अब बात करते हैं कि जेनरिक मेडिसिन की। जेनरिक मेडिसिन इंडिया यूएसए को अपनी जेनरिक मेडिसिन का 30 से 40% हिस्सा की और यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। आप समझ सकते हैं कितना हम ड्रग्स और बायोलॉजिकल्स जो मेडिसिन्स होती हैं, ये कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। किसी एक राष्ट्र पर निर्भरता ये खैर अच्छी बात नहीं है। हमें कई सारे और चीज़ें रखनी चाहिए, जो बैलेंस बना करके रखना चाहिए कि बाई चांस हमारा उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद भी होता है तो कोई दिक्कतें ना हो। खैर सरकारें इस चीज़ पर सोचेंगी। और दूसरी बात कि ये जो जेनरिक मेडिसिन है, मैंने एक बात बोला था आप लोगों को, फार्मेसी का पितामह, विश्व गुरु, तो वो बात सही है। भारत दुनिया के फार्मेसी हब कहा जाता है। वर्ल्ड जेनरिक मेडिसिन का खिताब भारत के पास है। ठीक है, तो बात करते हैं 60% वर्ल्ड की जो वैक्सीन होती हैं, टीके जो लगाए जाते हैं, वो इंडिया में ही बनाए जाते हैं। समझ सकते हैं, 60% दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, न कि भारत का। 60% और 20% जेनरिक मेडिसिन इंडिया में ही बनती हैं, जिनमें 3000 प्लस कंपनियां काम करती हैं और 10,000 प्लस लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करें जेनरिक मेडिसिन जो इंडिया यूएसए को भेजता है वो करीब 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने के मामले में या मूल्य के मामले में 13वें स्थान पर और उत्पादन के मामले में 3rd स्थान पर है। और ये आंकड़ा पता है कि भारत का जेनरिक मेडिसिन का ये बढ़ करके 2030 तक 130 बिलियन यूएसडी का पहुंचने वाला है और यही 2048-47 तक से बढ़ करके 450 बिलियन यूएसडी तक पहुंचने वाला है। खैर ये चीज़ें अलग हैं। तो उपाय क्या किए जा सकते हैं? हमें नए बाजार तलाशने चाहिए, व्यापार संधियां करनी चाहिए। खैर उन्हीं देशों पे अगर हमें इम्पोर्ट भेजना है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बिकेगा सामान वहीं पर भेजेंगे ना, तो आप लोगों को वहाँ से अच्छी ट्रीटी करनी चाहिए, व्यापार संधियाँ करनी चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह जो कई सारे एग्रीमेंट भी होते हैं, इन पर भी बात करेंगे। FTA होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। खैर हमारा उससे ब्रिटेन से हुआ है FTA, और ये करना चाहिए और R&D पर खर्च करना चाहिए। R&D पर खर्च एंड API सुधार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत जब दुनिया का विश्व गुरु बनकर बैठा है फार्मेसी का, तो इसे अपने इस सेक्टर को और बढ़ा कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी पर जितना हम रिसर्च एंड इनोवेशन करेंगे तो उतना हमारा फार्मास्यूटिकल ये जो सेक्टर है वो डेवलप होगा, जिससे कि रोज़गार भी बढ़ते जाएंगे और इसी के साथ में हम लोग अपने समय से डेवलप करते जाएंगे। जिससे हमने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखा ना, जो अपने आप को नहीं डेवलप करता है तो वो समाप्त हो जाता है। नोकिया का हमने एक युग देखा, समय था नोकिया, चल रहा था नोकिया, हर जगह नोकिया फ़ोन था, लेकिन उसने समय के अनुसार अपने को डेवलप नहीं किया तो ख़त्म हो गया। दूसरे फ़ोन आ गए, कोई दूसरे फ़ोन ने जगह ले ली। ठीक है, चुनौतियाँ क्या-क्या आती हैं कि 70% API चीन से, मतलब कि जो इनका कच्चा माल आता है मेडिसिन वगैरह का, तो वो API इसको कुछ बोलते हैं, कच्चा माल नहीं बोलते हैं। खैर वही आप समझ गए होंगे। खैर जो मेरा कहने का मतलब है, 70% जो मेडिसिन बनाने की सामग्री जो आती है, इंग्रेडिएंट जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं। तो इस पर निर्भरता को हमें कम करना चाहिए। जैसे हमें कहीं अफ्रीकी राष्ट्र या कहीं और ये मिल पाएँ उनको, तो वहाँ से एडजस्ट करना चाहिए, उनसे संधियाँ करके हमें मँगाना चाहिए। किसी एक राष्ट्र पर बताओ 70% वहाँ से आता है, बंद कर देगा तो क्या होगा? जैसे यूएसए कभी चाइना पर टैरिफ 400% की बात हुई, 400% टैरिफ लग रहा है, क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल जो यूएसए को चाहिए वो केवल चाइना ही प्रोवाइड कर सकता है दुनिया में, और किसी राष्ट्र के पास नहीं। चाइना दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार लेकर के बैठा हुआ है। भारत के पास भी हैं, लेकिन सोर्स हमारे पास वो सोर्सेस नहीं हैं कि हम खोज पाएँ जा कर के। हिमालय के तलहटी पार्ट में भारत में आज भी रेयर अर्थ मटेरियल के भंडार हैं, लेकिन उनको खोजने के लिए हमारे पास संसाधन की मौजूदगी नहीं है। ठीक है, वो बातें अलग हैं। निर्भरता को कम करना चाहिए चीन पर। ठीक है, दूसरी चीज़ प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इस पर भी थोड़ा देखना चाहिए, और टैरिफ वाली बात भी है। और एक चीज़ हम लोग बात करते हैं, एक तो CDSCO, ये एक संस्था है जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि मतलब कि देश के स्तर पर ड्रग्स का वो देखती है कि कहाँ कैसा ड्रग्स का मामला चल रहा है। जैसे कि हम लोग खाने के सेक्टर में देखते हैं ना कि फसाई प्रमाणित है कि नहीं, और ये सब चीज़ें ऐसे ड्रग्स यदि इसके द्वारा मतलब कि रेगुलेट किए जाते हैं, इसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं कि कहाँ पर ये कंपनियाँ एजेंसियाँ हैं गवर्नमेंट की, और स्टेट स्तर पर SDSCO होती है, जो स्टेट स्तर पर ड्रग्स का कंट्रोलर होती है। ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं भारत में, क्योंकि ड्रग्स एक अभी बात हुई, खैर मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि वो करंट का टॉपिक बना, कि जो MP में घटना हुई, एक ड्रग सिरप था, ड्रिप कप सिरप था, कोल्ड ड्रिप कप सिरप। तो उसमें क्या हुआ कि वो बच्चों को पिला दिया गया, तो कई सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो वो डेथ जो हुई बच्चों की, तो रिसर्च किया गया उसमें कि क्या पाया गया है, तो उस कंपनी को बंद करने के लिए हम लोगों ने जारी कर दिया कि इस कंपनी की बच्चों ने ये सिरप पिया था, तो इस कंपनी को उनको मतलब कि गवर्नमेंट को बताया गया। खैर वहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट ने उसके साथ कंपनी के साथ साठगांठ की होगी, तो उन्होंने इसको कंपनी को कुछ भी बैन नहीं लगाया और ना ही इस पर कुछ कार्रवाई की। लेकिन वहीं पर ये मेडिसिन की दवाई चेन्नई में, तमिलनाडु में भी गवर्नमेंट DMK भी जो भी पार्टी हो वहाँ पे DMK है शायद, तो उसने भी अपने स्तर पर जांच कराई और उसने इस पर उचित कार्रवाई करते हुए उचित प्रावधान किए तथा उस कंपनी को बैन कराया। ठीक है, और हमारी ये, अब बताइए कोई अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ना कि अब उसने उस चीज़ में कुछ मात्रा ज़्यादा हो गई होगी टॉक्सिन की, तो बढ़ गए,
काफ़ी लोगों की बच्चों की डेथ हो गई। कंपनी स्वीकार तो करे यार, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन आप स्वीकार भी तो करो। अब गवर्नमेंट के साथ मिल कर के आप बताओ, वो लोग गरीब रहे होंगे, उनके बच्चे, खैर जिनके साथ में घटनाएँ होती हैं ना उसको ही मालूम होता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग 200 प्लस कंट्री में दवाओं की सप्लाई करते हैं। क्योंकि अभी एक बात हुई थी, कोई यूरोपियन उधर अफ्रीका के एक देश था, बोले कि ये इंडिया से दवाई आई हैं, कई लोग मर गए थे, तो बोले कि आप लोगों का प्रिजर्वेशन जो उनका रखा जाता है, जैसे कोल्ड स्टोर में हम लोग सब्जियां रखते हैं, मतलब कि उनको प्रिजर्व करने की अच्छी अच्छी टेक्निक होती है, तो ऐसे दवाओं को भी प्रिजर्व करके रखना होता है, कितने टेम्परेचर पे कौन सी दवा रहेगी। जैसे क्या बोलते हैं, एड्स की जो इंजेक्शन वगैरह आते हैं ना, इनको 4 से 8 डिग्री की ऐसा कुछ कि इतने में ही ये लोग रखेंगे, ऊपर रखेंगे तो ये लिक्विड हो जाएँगे, नीचे रखेंगे तो जम जाएँगे, ऐसा कुछ होता है। तो इनको एक प्रिज़र्व करने की एक स्पेसिफ़िक पैमाने होते हैं, तो उसी के अंडर में इनको रखना होता है, ठीक है? तो आपने बोल कर के निकल गए कि क्योंकि अफ्रीका जैसा देश है, थोड़ा कम विकसित है, तो आप लोग खैर थोड़ा उनसे अच्छी सिचुएशन पे हैं, तो आप लोगों ने तो बोल दिया कि हाँ, हम यहाँ से तो अच्छा भेजा था, लेकिन आपके पास उनको प्रिजर्व करने की अच्छी टेक्निक नहीं थी, तो आप शायद खराब कर दिया और वही पिला दिया होगा, तो शायद उनसे रिएक्शन कर गया। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे? ये आपकी कंट्री में हुआ ना, एमपी में। खैर इन सब चीज़ों को दोनों एजेंसियों को मिलकर के काम करना चाहिए। और ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को यार इन चीज़ों में तो आप लोग धोखाधड़ी नहीं, भ्रष्टाचार ना कीजिए। आप लोग रुपए ले, हर चीज़ में करप्शन है, वो लेवल अलग है, लेकिन आप लोग यार किसी की हेल्थ के साथ में ना खेलिए। अच्छी चीज़ें कुछ, ठीक है। भारत वैसे भी वर्ल्ड फार्मेसी का ट्रेड, वर्ल्ड फार्म नहीं, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का खिताब है भारत के पास। तो इसका आप क्या खिताब छिनवाना चाहते हैं? क्योंकि भारत के 200 प्लस कंट्री में भारत की जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो अब भारत का इतना बड़ा व्यापार है, तो आप लोग इसको अच्छे से चलने दीजिए ना। क्यों इस सेक्टर में और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है। धन्यवाद।